हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डी ब्लॉक तत्वों की अगली टॉपिक को पढ़ेंगे। आज की हमारी टॉपिक है कड़न एंथैल्पी, जिसके लिए इंग्लिश आप लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आज की इस वीडियो में हम डी ब्लॉक तत्वों की कड़न एंथैल्पी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कड़न एंथैल्पी क्या होती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से पता है कि कड़न एंथैल्पी किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने क्लास 11th में आपको समझाया है। मैंने क्लास 11th में आपको बताया था कि कोई भी पदार्थ लेंगे जो अपनी आणविक अवस्था में होगा, इसको हम ऊर्जा देंगे और इसको परमाणविक अवस्था में परिवर्तित करेंगे। यह पदार्थ ठोस, द्रव, गैस किसी अवस्था में हो, जो आणविक अवस्था है वो ठोस, द्रव, गैस किसी रूप में हो, इसको आपको परमाणविक अवस्था में ले जाना है। आप जानते हैं परमाणविक अवस्था में पदार्थ हमेशा गैसीय रूप में होंगे या गैसीय अवस्था में होंगे। इस प्रक्रिया के दौरान हमको 1 मोल गैसीय परमाणु प्राप्त करने होते हैं। 1 मोल गैसीय परमाणु प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उसी को हम लोग कड़न एंथैल्पी कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे संक्रमण तत्वों को लेकर, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। संक्रमण तत्वों की क्रिस्टल जालक से 1 मोल गैसीय परमाणु प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कड़न एंथैल्पी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम संक्रमण तत्व से गैसीय परमाणु प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए इस कड़न एंथैल्पी की जगह पे हम लिख सकते हैं संक्रमण तत्वों की कड़न एंथैल्पी कहते हैं। बात को थोड़ा क्लियर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने आयरन का एक क्रिस्टल लिया है। जो यहाँ पर हरे रंग के डॉट दिखाए गए हैं, ये आयरन के परमाणु हैं। और आप जानते हैं कि इस क्रिस्टल में जो परमाणु हैं वो आपस में जुड़े हैं प्रबल धात्विक आबंधों के द्वारा। हम इस क्रिस्टल को हीट करेंगे, इसको ऊर्जा देंगे ताकि ये जो धात्विक आबंध हैं ये टूट जाएं और परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाए। यानी कि जो क्रिस्टल है वो अपने परमाणविक अवस्था में परिवर्तित हो जाए। और आप जानते हैं परमाणविक अवस्था में पदार्थ गैसीय रूप में होते हैं। तो हमने क्या किया, इस क्रिस्टल को गर्म किया है, इसको ऊर्जा दिया है और इससे हमको 1 मोल आयरन गैसीय परमाणु प्राप्त हुआ है। अब इस दौरान हम जितनी ऊर्जा खर्च कर चुके होंगे उसी को हम कहते हैं कड़न एंथैल्पी। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जहाँ से आपकी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, संक्रमण तत्वों की कड़न एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। यहाँ पर दोस्तों उच्च होने का अर्थ यह है कि संक्रमण तत्वों यानी डी ब्लॉक तत्वों की जो कड़न एंथैल्पी है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया है। यहाँ पर यदि हम लोग चौथे आवर्त को उदाहरण लेकर समझें तो बात आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, हम चौथे आवर्त में देखते हैं तो ये जो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप है यह एस ब्लॉक के तत्वों का है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पोटेशियम। यदि इसमें आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 1 आएगी और यहाँ पर तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे आपको। इसके बाद से यहाँ तक यानी 3 से और 12 तक के जो वर्ग हैं, यहाँ पे ऊपर नाम भी लिखा गया है, ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। यदि इनमें आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे तो 1, 2 ऐसे क्रमशः बढ़ते जाएंगे, 3, और ये तो अपवाद है, यहाँ पे आपको 6 मिल जाएगा और यहाँ पे 5, फिर 4, फिर घटना शुरू हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने लगती है 3d5 के बाद। पिछली एक वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर और ऑर्बिटल आरेख बनाकर भी आपको दिखाया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ तक आते आते आप देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पी ब्लॉक, फिर से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और फिर से आप देखेंगे फिर से घटता जाएगा 2, 1, फिर 0। तो यदि हम बात करें एस ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 1 होगा अधिकांशतः या मैक्सिमम 2 हो सकता है।
और यदि हम लोग बात करें पी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 1, 2, 3 तक होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। जबकि डी ब्लॉक के तत्वों में हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर अधिकांश तत्वों के पास आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे और अधिक संख्या में मिलेंगे। तो यानी कि हम यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो धात्विक बॉन्ड यानी कि मेटेलिक बॉन्ड जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही आबंध बनाते हैं। तो यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही अधिक होंगे तो धात्विक आबंधों की संख्या अधिक होगी, और संख्या अधिक होगी तो उसकी मजबूती यानी कि उसकी प्रबलता भी अधिक होगी। बात क्लियर है आपको? तो कारण में हम क्या लिख सकते हैं कि क्या कारण है कि संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संक्रमण तत्वों में अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे परमाणुओं के मध्य प्रबल धात्विक आबंध होते हैं। अतः इनकी कणन एंथैल्पी के मान सामान्य तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा धात्विक बॉन्ड बनेंगे, और जितने ज़्यादा धात्विक बॉन्ड होंगे तो हम इसी को कह सकते हैं कि धात्विक बॉन्ड जो होंगे वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और यदि बॉन्ड स्ट्रांग हो गए परमाणुओं के मध्य तो आपने अभी देखा कि उनको तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हम कहेंगे कि कणन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों की कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। अब इसका कारण क्या है? तो अभी आपने पीरियोडिक टेबल देखा, वहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए एक बार आपसे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी संक्रमण श्रेणी है। तो यदि हम पहले से दूसरे संक्रमण श्रेणी की तरफ जाएं तो देखिए आप परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। यहाँ पे हम लोग परमाणु क्रमांक नहीं लेंगे, परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है और साथ में एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ने पर आप जानते हैं कि जो अंतर परमाणविक आकर्षण बल होता है वह बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम रीजन लिख सकते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय और द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय में जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है और इसके साथ ही परमाणविक बल या अंतर परमाणवीय बल भी बढ़ता है, जिसके कारण कणन एंथैल्पी भी बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि परमाणुओं या फिर अणु के बीच जो कार्य करने वाले आकर्षण होते हैं वो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। यदि मास ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और यदि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उनके बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो हम कहेंगे कणन एंथैल्पी का मान उच्च हो गया है। इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आपको 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को दिखाया गया है किलो जूल पर मोल में। तो आप देखें 3D के तत्वों की कम है, फिर उसके बाद ग्रीन वाला ये जो 4D है और रेड वाला 5D है, इसके कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम जो है ये अपवाद होता है कि मैग्नीशियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अधिक है लेकिन इसके कणन एंथैल्पी का मान कम, कणन एंथैल्पी का मान होता है कम हो जाता है। तो आपने इसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के केस में भी देखा था अपवाद है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये अपवाद है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।